की चैंपियन बनने के लिए अब भारत को 252 रन बनाने होंगे। न्यूजीलैंड की पहली पारी 251 रन पर सिमट गई है। हालांकि डैरेन मिचेल और ब्रेसवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दौरान दोनों ने संभल कर पारी खेली। डैरेन मिचेल ने बेहद स्लो पारी खेली। सोचिए जरा, 101 गेंदों का सामना करते हुए महज 3 चौकों के साथ 63 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने 40 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 2 छक्के 53 रन बनाए। फिलिप्स संभल कर खेलते नजर आए। हालांकि जिस तरीके से शुरुआत के अंदर ही यंग, रविंद्र और विलियमसन इनके विकेट गिरे थे, ऐसा लग रहा था कि जल्द न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ाती नजर आएगी, क्योंकि महज 73 रन पर 75 रन पर 3 विकेट न्यूजीलैंड की टीम गंवा चुकी थी। लेकिन उसके बाद चौथा विकेट 108 रनों पर गिरा और इसके बाद साझेदारी होती रही। अगर बॉलिंग की बात करें, हार्दिक पांड्या काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने महज 3 ओवर फेंके लेकिन 30 रन दिए। मोहम्मद शमी काफी महंगे साबित हुए। 9 ओवर में 74 रन उन्होंने दिए, यानी कि महज 12 ओवर में ही 100 रन हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने मिलकर दिए। इसके अलावा 38 ओवर जो स्पिनर्स ने फेंके, उन्होंने 150 रन दिए। जो सबसे सदी हुई गेंदबाजी की वो रविंद्र जडेजा ने की। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 30 रन। और देखिए, विलियंग ने 15 रन बनाए, 23 बॉल 2 चौके। आपको एक बार न्यूजीलैंड की पूरी बैटिंग दिखा देते हैं। सचिन रविंद्र ने 37 रन बनाए, 29 बॉल का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा केन विलियमसन महज 11 रन बनाए, 14 बॉल खेली, 1 चौका लगाया और बहुत आसानी से कुलदीप यादव ने कॉटन बॉल करते हुए विलियमसन को पवेलियन भेज दिया। डैरेन मिचेल 63 रन बनाए, 101 गेंदों का सामना किया, 3 बाउंड्रीज लगाई और डैरेन मिचेल को मोहम्मद शमी ने आउट किया। रोहित शर्मा ने कैच लिया। टॉम लेथम 14 रन बनाए, 30 बॉलों का सामना किया, कोई बाउंड्री उन्होंने नहीं लगाई और रविंद्र जडेजा ने उनको एलपीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स की, 34 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्का। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें बॉल्ड आउट किया। वहीं माइकल ब्रेसवेल 53 रन माइकल ब्रेसवेल ने बनाए हैं, 40 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वो नॉट आउट रहे और उन्होंने ही पारी को एक्सीलरेट किया और उन्हीं के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। अगर यही लक्ष्य है 280 के आसपास होता तो थोड़ा टफ चैलेंज हो सकता था, लेकिन भारत के लिए तब भी टफ चैलेंज नहीं, क्योंकि 8वें नंबर तक बेहतरीन बल्लेबाजी भारत की है और दुबई के अंदर लगातार वो मैच खेल रहे हैं, तो उनको बहुत बखूबी पता है कि सेकंड इनिंग में खेलते हुए किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए वो पहले से ही तैयार है। हालांकि जिस तरीके से लग रहा था कि केन विलियमसन और सचिन रविंद्र बेहतरीन बल्लेबाजी भारत के खिलाफ कर सकते हैं, सचिन रविंद्र ने यकीनन स्कोरबोर्ड को शुरुआत में ही एक्सेलरेट किया, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने उनको आउट किया और दोनों ही जो न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, दोनों को ही कुलदीप यादव ने पवेलियन भेज दिया। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। विकेट की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए हैं 10 ओवर में 45 रन देकर।
श्रेयस अय्यर है और जो हिसाब से अपनी बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी है, तो हम जीत रहे हैं 100% इंडिया इंडिया इंडिया। क्या कहोगे आज की इतने पूछो क्या लगता है आज कितने रन से कितने विकेट से जीतेंगे हम? आज 8 विकेट से तो हो सकते हैं। सबसे अच्छा बैटिंग कौन करेगा? रोहित हिटमैन इज। शेयर करो इंडिया को। इंडिया 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 आपने मैच देखा अभी फर्स्ट इनिंग देखा? हाँ थोड़ा बहुत। क्या बोलेंगे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? किस तरह से हमने फर्स्ट इनिंग खेला? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती। और उसके अलावा जो बॉलर्स थे और जो फील्डर्स थे और कैप्टनशिप हमारी रोहित शर्मा की कैसी रही? बहुत बढ़िया। सेकेंड इनिंग कैसे देखते हो? सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है? रोहित। रोहित तो पूरे टूर्नामेंट में सेंचुरी नहीं आई, आज आएगी जरूर। इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले 10 ओवर्स में तो बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या होगा, और अगर इनमें से कोई भी एक बैट्समैन टिक जाता है फिर तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट पहले दूसरे विकेट बहुत ही क्रूशल थे और 37वें ओवर में विकेट मिलना, फिर हमें कॉन्टिन्यूसली विकेट्स मिलते रहे, कहीं भी एक वो स्लो डाउन नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे लगता है कि हम 230 के अंदर रैप अप कर सकते थे मैच को, वो एक्स्ट्रा 20 रन नहीं मिले होते। बट फिर भी मुझे अपनी बैटिंग लाइनअप पे पूरा ट्रस्ट है, और चेज इतना भी इजी नहीं होना चाहिए। 230 वुड हैव बीन वेरी इजी, बट नाउ दैट वी हैव टू चेज 250, it's going to be exciting and we are going to win definitely. Thank you. पूरा भरोसा है, रोहित शर्मा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरांशी पांडे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, और सिद्धार्थ महान हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरांशी जी, शुरुआत आपके साथ 252 कितना आसान? जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में बना है वो 264 बना है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जब मुकाबला हुआ था। और मुझे लगता है बहुत ही डिसेंट स्कोर है, क्योंकि ये तो पहले ही पता था कि लो स्कोरिंग यहाँ पे मैचेस होते हैं। और मैं तो कहूंगी जिस हिसाब से न्यूजीलैंड लड़खड़ाई थी, अपने आप को काफी संभाल लिया, और ब्रेसवेल ने तो बहुत अच्छा 50 मारा। तो 252 इज अ वेरी गुड स्कोर फ्रॉम द बैटिंग साइड। हाँ, इससे ज्यादा जाते तो ऑफ कोर्स और अच्छा रहता, बट इंडिया के लिए मुझे लगता है ये चेज डाउन करना इतना मुश्किल नहीं है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे व्यक्तिगत लग रहा है कि 15-20 रन ज्यादा चले गए हैं, हम उसको रोक सकते थे। जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स ने 38 ओवर का जो बीच का पूरा मिडिल ओवर्स रोक के रखे न्यूजीलैंड के, उस हिसाब से लग यही रहा था कि 225-230 से ज्यादा रन नहीं बन पाएंगे। बट क्रेडिट जाता है माइकल ब्रेसवेल को, और इस पिच पे ये भी समझ में आ रहा है, इससे मैं इस चीज को एक पॉजिटिवली भी देख रहा हूं कि माइकल ब्रेसवेल ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है और न्यूजीलैंड को 250 प्लस पहुंचाया है, कि इससे ये समझ में आ रहा है कि इस पिच अच्छी है, टर्न बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे स्पिनर्स क्योंकि क्वालिटी बेटर है, इस वजह से उनको रोक पाए। पर मीडियम पेसर्स के लिए ये पिच कोई कुछ भी खास नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं है। और न्यूजीलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर मैट हेनरी इसमें नहीं खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो इनकी बैटिंग माइकल ब्रेसवेल ने की है, ये हमारे बैटिंग लाइनअप को भी एक कॉन्फिडेंस दिया होगा कि अगर वो आके 8 नंबर पे 6 नंबर पे इस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, तो हमारे तो प्लेयर्स बहुत अच्छी बैटिंग करते ही हैं, बहुत दुनिया के मशहूर प्लेयर्स हैं। इस पूरी पिच ने समझाया कि अगर आप पिच पर खड़े रहेंगे तो बहुत मायने नहीं रखता कि डॉट बॉल कितनी है, उसको आप कवर कर लेंगे। लेकिन एक और चीज इस पिच ने बताई, आप सोचिए, फास्ट बॉलर सिर्फ 12 ओवर फेंक रहे हैं और 12 ओवर में 100 से ज्यादा रन दे रहे हैं। स्पिनर्स 38 ओवर फेंक रहे हैं और सिर्फ 150 के आसपास रन दे रहे हैं। अब क्योंकि भारत के पास तो पावर थी स्पिनर्स की, उन्होंने अपने सारे स्पिनर्स लगा दिए,
उसके मुकाबले में आप न्यूजीलैंड को कहां देखते हैं? उनके पास इतने विकल्प थोड़ी ना है। या आप कह रहे हैं कि सचिन रविंद्र से लेकर फिलिप्स से लेकर मिचेल्स से लेकर सेंटनर और बाकी जो है वो सब बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं? सब बॉलिंग तो करते हुए नजर आ सकते हैं, पर उनके पास वो टैलेंट और वो क्वालिटी नहीं है जो हमारे स्पिनर्स के पास थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, न्यूजीलैंड के पास है मिचेल सैंटनर। न्यूजीलैंड के जो मेन दो स्पिनर्स हैं वो सचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर है। ग्लेन फिलिप्स करते हैं, बट सभी के सभी रिस्ट स्पिनर्स नहीं हैं, सब फिंगर स्पिनर्स हैं। एक डिफरेंस है, जैसे हमारे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको खेलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट आपने देखा कि मेन डिफरेंस किन दो बॉलर्स ने किया, वो है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर्स हैं और न्यूजीलैंड के पास कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है। इस पिच पे रिस्ट स्पिनर अगर न्यूजीलैंड के पास होता तो शायद इंडिया को थोड़ा मुश्किल हो सकता था, पर उनके पास वो नहीं है। तो हमारे लिए शायद एक ही इंपॉर्टेंट बॉलर है जिसको हमें आराम से खेलना होगा बिना विकेट गंवाए, थोड़ा सा ध्यान देकर, वो है मिचेल सैंटनर, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं। बहुत एस्ट्यूट कैप्टन है, बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन है और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। वो एक लौते बॉलर हैं जो थ्रेट हो सकते हैं। सुरेश जी, क्या रिस्ट स्पिनर और जो फिंगर स्पिनर हैं उनके बीच का अंतर बताइए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिंगर स्पिनर जो होते हैं उनको जज करना आसान होता है बॉल फेंकने से पहले कि भाई वो लेग स्पिन करेंगे, ऑफ करेंगे या क्या करेंगे, और रिस्ट स्पिनर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और वरुण चक्रवर्ती तो छुपाकर बॉल लाते हैं। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब फिंगर स्पिनर होता है, जनरली क्या होता है, जो बैटर होता है वो फिंगर का मूवमेंट या फिंगर जहाँ पे प्लेस्ड है उसके हिसाब से वो पता लगा सकता है। वो भी मुश्किल होता है अगर आपको मुश्किल करना हो, लेकिन वो फिर भी पता लगा लेगा कि हाँ भैया ये अब यहाँ पर ये इनसाइड दी स्टंप के वहां पर जा रही है या फिर आउटसाइड जा रही है, वो थोड़ा पता लगा लेगा। लेकिन रिस्ट स्पिनर के साथ क्या होता है कि वो रिस्ट से पूरी मूवमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको जज करना। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रिस्ट स्पिनर्स वैसे भी ज्यादा नहीं होते। अगर आप पूरे क्रिकेट में टीम्स की भी बात करें तो बहुत कम ऐसे ऊपर से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो कि कुलदीप हैं, तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ये होता है। तो मुझे लगता है वो तो खैर है ही, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं स्पिनर्स जो न्यूजीलैंड के उनको कम आंकूंगी। यस, इन कंपैरिजन टू इंडियन बॉलर्स अगर हम स्टार्ट्स पे जाएंगे तो 21 विकेट जो है टोटल लिए हैं स्पिनर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के। और वही अगर हम बात करेंगे अपने न्यूजीलैंड की, तो आई थिंक 14 टू उन्होंने शायद 14 या 12 विकेट्स लिए इन टोटल। तो उस हिसाब से तो इतना नहीं है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल रहे हैं अपने जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, तो हम उनको हल्के में तो नहीं ले सकते। दूसरी बात ये, मैं मानती हूँ मैट हेनरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि पेसर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं है, लेकिन इकोनॉमी को कम रखना पावर प्ले में, ये मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट बात होगी। क्योंकि जब अब रोहित शर्मा आएंगे तो वो तो आपको पता है ना, वो 50 बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं ना सेंचुरी बनाने में, वो बस इम्पैक्ट डालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वहां पर जो है ना, उनको रोकना वो एक थोड़ा चैलेंज होगा। और उस चैलेंज को मुझे लगता है जो है काइल जेमिसन और जो विल ओ'रोर्की हैं वो उसको जो है लेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है काफी अच्छी है जब पावर प्ले में वो बॉलिंग करते हैं। तो ठीक है, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं उसमें किसी के लिए भी बाउंड्री को रोकना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिर के ऊपर से फेंक कर मारते हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आप जरा बताइए ऐसा क्या रहा, क्या वाकई में जो पिच है उसमें आपने बॉल को देखा होगा, शमी को करते हुए, हार्दिक पांड्या को करते हुए, क्या वाकई में फास्ट बॉलर के लिए कोई स्कोप नहीं इस पिच पर? जी, ऐसा ही दिखाई दिया कि फास्ट बॉलर्स के लिए शुरू में चाहे सीम मूवमेंट थोड़ी सी थी, शामी ने अपने पहले 1-2 ओवर में थोड़ा सा सीम हल्की सी स्विंग होती हुई दिखी हमें, बट बहुत ज्यादा ऑफ द पिच हेल्प नहीं है। थोड़ी सी अगर रुक के आ रही होती तो भी थोड़ा हो सकता था कि वो स्लोअर वंस करते, कटर्स करते, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। पर इस पे लगा नहीं पिच पे कि एक तो ये भी नहीं डिफरेंस लगा कि बहुत टर्न हो रही है, और ये भी नहीं लगा कि थोड़ा रुक के आ रही है। पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है, इस वजह से भी वो काफी इजी था न्यूजीलैंड के लिए। पेस बॉलर्स वैसे भी उनके लिए कंफर्ट जोन है, इसी वजह से मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या वैसे भी इतने मेन बॉलर नहीं है, बट मोहम्मद शामी को भी वो आसानी से खेल पाए। सिद्धार्थ, क्योंकि स्लो ओवर की बात करते हैं, अंतिम जो 5 ओवर है, मुझे व्यक्तिगत लगा कि अगर आपके पास पेस है और आपको स्विंग नहीं मिल रहा है तो आप फिर बुमराह स्टाइल में जाइए, मसलन यॉर्कर की तरफ जाइए। आप गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ बॉल डाल रहे हैं और उस पर ज्यादा रन गए। बिल्कुल,
और यही शामी की आपने अगर बीच में देखा होगा, देख रहे थे आप, चलिए तो, सिद्धार्थ, माफी के साथ प्रोग्राम आईफा बोर्ड की कुछ ही देर के अंदर भारत की बैटिंग शुरू होगी और सबकी नजर शुभमन गिल और रोहित शर्मा पर टिकी रहेगी कि पहली ओपनिंग बल्लेबाजी इस मैच को कहां तक भारत के पाले में लाकर छोड़ती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ महान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सूर्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा पर सबको भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि भाई कम से कम फाइनल में एक बेहतरीन शो दिखाएं, वो रनों का शो, बाउंड्री का शो, क्योंकि कयास तो इस तरीके के भी लगाए जा रहे हैं कि शायद चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो ओडीआई से संन्यास ले ले, वनडे क्रिकेट से संन्यास ले ले। जी, ये काफी कयास लगाए जा रहे हैं और होपफुली अगर ऐसा होता है, हम नहीं चाहेंगे, सारे देश के फैंस यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले 2 साल वर्ल्ड कप जो 27 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है तब तक जरूर खेलें, वनडेज में भी खेलें। बट ऐसी जरूर खबरें आ रही हैं कि शायद अगर जीत जाएंगे या हार भी जाएंगे तो शायद रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। उम्मीद यही है कि हम लोग ये चेज कर लें। रोहित शर्मा अपने एक टेम्पलेट पे खेलते हैं, वो सूर्यांशी बता रही थी जैसे कि 50 और 100 की परवाह नहीं करते, वो अपना गेम खेलते हैं, एक टेम्पलेट उनका सेट है। पर आज जरूर सबको उम्मीद होगी कि वो अगर आज एक अच्छा स्टार्ट लें तो वो उसको गंवाए नहीं उसके बाद, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है कि वो अग्रेसिव खेलते ही चले जाएं। 2, 4, 5 ओवर के बाद अगर वो सेट हो जाए, सबको यही उम्मीद होगी कि वो लंबी पारी खेलें, सेंचुरी बनाएं, टीम इंडिया को फिनिशिंग लाइन तक लेके जाएं, यही सब चाहते होंगे। भाई सिद्धार्थ, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है ना कि आप 20 बॉल में 40 रन बनाकर आउट हो जाएं। रोहित शर्मा है आप, बिल्कुल, आप अगर 40 ओवर खड़े ही रह गए तो मैच वैसे ही खत्म कर देंगे, 40 ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि आज रोहित को अपनी बैटिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए कि नहीं? आज मैं बतौर कैप्टन खेलूंगा, बॉल खानी है तो बॉल खा के खेलूंगा, कोई बात नहीं, बट आज लंबा खेलूंगा। बिल्कुल, करना तो यही चाहिए। और आज रोहित शर्मा कैप्टेंसी में भी काफी फॉर्म में लग रहे थे। एक मोमेंटम होता है, अगर आपका फर्स्ट पारी में, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, कोई भी आपकी कोई एक स्पेसिफिक स्किल है, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया हो तो आप अपने वही मोमेंटम को लेके जाते हैं सेकेंड इनिंग्स में भी। रोहित शर्मा कैप्टन है, उनकी कैप्टेंसी की एक जो समझ है, उस समय किस तरीके से वो फील्ड सेटिंग कर रहे हैं, वो उस हिसाब से सब हो रहा है, ये भी एक तरीके का मोमेंटम है। और आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टेंसी भी करी है, तो मुझे लगता है वो एक सोच, एक पॉजिटिविटी वो अपनी सेकेंड इनिंग्स में ले, अपने बैटिंग के टाइम पर भी ले जा पाएंगे। और उम्मीद यही है कि वो 20-30 को ना सोच के एक लंबी पारी को ही सोचे, बॉल्स की परवाह ना करें, ये सोचे कि टीम को जिताना एक मेजर इंपॉर्टेंट पार है। अच्छा सिद्धार्थ, एक और सवाल, क्योंकि सूर्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको लग रहा है भारत के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं? मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि आप सोच कर देखिए, भारत सबसे बेहतरीन किसको खेलता है? स्पिन बॉलर्स को। अब स्पिन बॉलर्स ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड को संदेश दिया कि नहीं, यहां फास्टर जो हैं, पेसर जो है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको स्पिनर लाने होंगे, और स्पिनर को भारत वैसे ही बेहतर खेलता है। तो आपको लगता ही नहीं है कि अगर फास्ट आएगा तो उसको पेस के साथ स्विंग नहीं मिलेगा, और स्पिनर आएगा तो उससे भारत के बल्लेबाजों को पेस मिलेगा खेलने के लिए? जी हाँ, कंडीशंस तो यही है कि हमारे लिए सब कुछ फेवरेबल है, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा हो गया। मैच से जस्ट पहले एडवांटेज इंडिया, सबसे पहले टॉस के टाइम पर भी हमें समझ में आ गया, उनके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर मैट ऑनरी अगर नहीं खेल रहे हैं तो वो हमारे लिए मेजर एडवांटेज है। आपको याद होगा यही सेम 240 का टारगेट था 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी, और न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया था। पर उसका बहुत बड़ा कारण था कि ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने इंडिया को 5 पर 3 कर दिया था। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ने शुरू में विकेट्स नहीं खोए तो उनके स्पिनर्स को तो हमारे बैट्समैन आराम से खेल लेंगे। बिल्कुल। सूर्यांशी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देता हूं। टीम कंट्रीब्यूशन होता है, किसी एक व्यक्तिगत प्लेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जीत भी टीम की होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी, आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, ये तो उनको शुरुआत में पता चल गया होगा कि भाई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि उनको स्टाइल को चेंज करना चाहिए? हम बहुत से ऐसे बॉलर्स को देखते हैं जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होते हैं।
जी। अगर आपको वर्ल्ड कप का मुकाबला याद हो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो था ओडीआई वर्ल्ड कप, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर भी स्पिन फ्रेंडली ज्यादा थी अहमदाबाद का जो मैच था। और उसमें पैट कमिंस ने जिस वेरिएशंस पे काम किया, तो उसने क्या किया, उसने डॉट बॉल्स ज्यादा डालने की कोशिश की, कटर्स ज्यादा उसने इस्तेमाल किए। तो इस तरह से मतलब उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉलिंग रेंज को, वेरिएशंस को चेंज किया। अब देखिए, शमी और हार्दिक की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत है। वो तो ठीक बहुत बात ही है। बड़े खिलाड़ी है और उनको तो पता ही है कि वहां पर कंडीशन है तो किस तरह से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ना, ये प्लेयर्स के दिन होते हैं। हार्दिक ने फिर भी अच्छा मुझे लगता है बॉलिंग किया, शमी इस बार ज्यादा महंगे साबित हो गए। बॉलर्स के दिन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेरिएशन नहीं किए होंगे या ट्राई नहीं किया होगा। एट द सेम टाइम रिजल्ट में अगर आप जाएं, तो कुलदीप जो आज स्टैंड आउट होकर आए हैं, तो मुझे लगता है वहां पे वो रिकवर हो गया। और अगर आप स्कोर की बात करें, मैं मानती हूँ कि 225 या 230 तक जाना था, उसके आगे नहीं जाना था। बट ये ब्रेसवेल की भी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने स्पिनर्स को अच्छे से खेला, और फिर टेल एंड पे आके बहुत अच्छे से, जब ओवर्स का टेल एंड था, तब उन्होंने वहां पर स्कोरिंग अपनी जारी रखी। तो ये एक बात है। अब ओवरऑल अगर आप, जैसे आपने बोला, टीम की बात करते हैं, मैं पता नहीं क्यों मेरा झुकाव इस बार ज्यादा न्यूजीलैंड की तरफ है। ऑल्दो हु विल डिनाई अ सिल्वरवेयर अगेन इन द बैग, वी आर इंडियंस ऑफ कोर्स। बट मेरे मन में ये है कि केन विलियमसन जो है ना, ये खिलाड़ी अब आगे मुझे नहीं पता रिटायर हो जाएंगे या क्या है। और आप देखो इन लोगों की फिटनेस देखो, रोहित, विराट एंड केन विलियमसन, ये तीनों वही खिलाड़ी हैं जो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे और अब 2025 में भी खेल रहे हैं। तो कितने इयर्स के गैप के बाद भी दे आर स्टिल इन द टीम, देयर फिटनेस, देयर मोमेंटम शोज दैट। सो एट द सेम टाइम आई हैव दिस वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर केन विलियमसन। आई वांट कि एटलीस्ट वो जब जाए अब, क्योंकि आई एम श्योर इसके बाद मुझे नहीं लगता वो नजर आने वाले हैं किसी आईसीसी मतलब मेन टूर्नामेंट में। तो इट चलिए, विल तो बी गुड टू सी हिम विद फिर अ मैं ट्रॉफी। आपको ऑप्शन देता हूं सूर्यांशी। ऐसा लग रहा है कि भाई केन विलियमसन, आपको लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के बाद नहीं खेलेंगे, रिटायर होंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा रिटायर होंगे। अब जरा बताइए जी, कि किसको विनिंग ट्रॉफी के साथ आप रिटायर होते देखना चाहेंगी? देखिए, रोहित शर्मा तो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। तो उनके पास एक ट्रॉफी है। नहीं, देखिए, इंडिया जो है ना, वो 3 टाइटल मेरे ख्याल से, आईसीसी मेन टाइटल जो है, जितने भी फाइनल्स में पहुंची है, उसमें से मेरे ख्याल से 3 टाइटल वो जीत चुकी है, वाइल न्यूजीलैंड जो है वो एक ही जीती है। तो पता नहीं, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर है, बट आई नो वो सॉफ्ट कॉर्नर होने से कुछ नहीं होता है ना। मैच तो आप देखो, मोमेंटम आप देखो, तो आपका ही दिल जीतने वाला। मेरा भी दिल इंडिया की तरफ ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा न्यूजीलैंड की तरफ। तो यार, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ, दिल है कि मानता नहीं? सूर्यांशी कह रही हैं कि भाई केन विलियमसन ट्रॉफी के साथ विदा हो। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे रोहित शर्मा जाना चाह रहे हैं तो वो ट्रॉफी के साथ जाएं। एक विजेता खिलाड़ी हैं, विजेता टीम के खिलाड़ी रहेंगे, ज्यादा अच्छे से रहेगा। मैं सूर्यांशी को याद दिलाऊं कि इसने केन विलियमसन ने भी 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता था। हाँ, तो ऐसा नहीं WTC है कि वो खाली हाथ जाएंगे। इससे Just खुश one रहना title. चाहिए, उनके पास एक तो टाइटल है। और हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा वापस से 6 महीने बाद, 6 महीने पहले जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और उसके बाद रिटायर हो, अगर हो रहे हैं तो। इस हिसाब से तो मेरे सारे इमोशन साउथ अफ्रीका के साथ चले जाते हैं। सबसे बेहतरीन बॉलर, सबसे बेहतरीन बैट्समैन, लेकिन बेचारे चौकर्स ही रहे। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, I आपको think क्या you're लग right. रहा है, पहले वही 10 बात ओवर है का ना। स्कोर क्या रहेगा? मुझे लगता है कि इंडिया 65 फॉर 1 रोहित शर्मा खेल रहे होंगे। आप कह रहे हैं शुभमन जाएंगे आज? मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा लंबी पारी खेलेंगे। मुझे लगता है शुभमन शायद जल्दी आउट हो सकते हैं, बट मेरी गट फीलिंग है कि रोहित शर्मा लंबा खेलेंगे। ठीक है, मतलब मैच जल्दी खत्म होगा, आप ये कह रहे हैं? इंडिया के फेवर में और जल्दी खत्म होगा। भाई अगर रोहित शर्मा लंबा खेलेंगे तो मैच जल्दी खत्म होगा, ये तो वाइस वर्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सूर्यांशी, आपको क्या लगता है पहले 10 ओवर का स्कोर क्या रहेगा? मुझे लगता है मैट हेनरी के एब्सेंस में 70 प्लस तो जाएगा पहला। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा वैसे ही खेलेंगे जैसे खेलते आए हैं, कि बिग शॉट्स मारेंगे एंड 50 एंड 100 की चिंता नहीं करेंगे। चलिए, दोनों का शुक्रिया। मैं क्योंकि कट्टर भारतीय हूं, कोई
0% भी कंफ्यूजन इधर उधर नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 70 प्लस के साथ 0 विकेट होंगे। बाकी तो स्पोर्ट्स है, मैदान का खेल है, कुछ भी हो सकता है।